رب زدني علما। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है स्टूडेंट्स आप लोगों को। ओके, आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, रादर आई से दैट्स प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट। और लास्ट टाइम वी कवर्ड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ओके, जो जॉब ऑर्डर और और जो बैच कॉस्टिंग है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इसमें क्या होता था, इसमें था बेसिकली टेलर मेड प्रोडक्ट्स होती हैं। every single cost unit is every single job is treated as a separate cost unit, right। एक जब कॉस्ट कंप्लीट हो जाती है, एक जॉब कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी हम कॉस्टिंग कंप्लीट करते हैं। वाइल एज अपोज टू जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, दिस प्रोसेस कॉस्टिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है, लेट्स रीड इट। क्या है ये कॉस्टिंग सिस्टम, क्या है द कॉस्टिंग सिस्टम दैट कलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज कह सकते हैं डेटा ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द costing period and reports an average unit cost of output in the situation where there is mass production of homogeneous articles by performance of uniform manufacturing operations। देखिए, अब इसमें मेन में दो चार चीजें आपको नजर आ रही है। क्या है, एक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं अगर हाईलाइट इसको करूँ, तो एक क्या है जी, एक यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपके पास होमोजीनियस, लास्ट जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में टेलर मेड प्रोडक्ट थी, इसमें होमोजीनियस है, एक जैसी। और क्या है, मैथ प्रोडक्शन है। देखिए, अब हमारे पास दो तीन पॉइंट्स आ गए। एक क्या है, मैथ प्रोडक्शन है, होमोजीनियस है, एंड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है। और हम क्या करते हैं, एवरेज यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एग्जैक्ट यूनिट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते, जो कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में करते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब है क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कहाँ कहाँ पे होती है, एक वही हम लोगों ने पढ़ा, मैथ प्रोडक्शन होती है जहाँ पे, ठीक है, जैसे रूह अफ़ज़ा बन रहा है, जैसे देसी घी, सॉरी, डालडा घी बन रहा है। अच्छा, ऑल यूनिट ऑफ आउटपुट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। अब रूह अफ़ज़ा की एक बॉटल लो, दूसरी लो, चौथी लो, 10वीं लो, हजारवीं लो, सौ, लाखवीं लो, सेम है। ठीक है, दो चीजें होगी। अच्छा, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस। एक डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्ट कंप्लीट करता है, आगे ट्रांसफर करता है, फिर ये पास ऑन होती होती प्रोसेसेस की कॉस्ट ऐड होती 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 एट द एंड फाइनल में जाती है। कंप्लीट आउटपुट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द लास्ट वन इज रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली देखें, प्रोडक्ट लेट्स सपोज हम बात करते हैं, चॉकलेट बन रहा है, तो चॉकलेट बनने के लिए जो पहला प्रोसेस है, कोकोआ, कोकोआ पाउडर जो है वो ऐड किया, लेट्स सपोज उसमें मिल्क ऐड किया, दो किस्म के रॉ मटेरियल्स हो गए, वो ऐड किए, वो ऐड करके उसका जो लिक्विड था है वो अगले डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। तो जो यहाँ पहले डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल था वो कोकोआ पाउडर और दूध था, जो अगले डिपार्टमेंट का जो रॉ मटेरियल है उसका दैट लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड है। सो दिस इज एक जो प्रोसेस की आउटपुट होगी वो दूसरे की इनपुट होगी, करते करते जब लास्ट प्रोसेस होगा वो तो आउटपुट होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट। अच्छा, ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होती है, आइडिया दे देता हूँ। देखें, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं कॉर्न की प्रोसेसिंग। कॉर्न की प्रोसेसिंग, कॉर्न से कॉर्न ऑयल निकलता है ना, तो कॉर्न को प्रोसेस किया जाता है कॉर्न ऑयल लेने के लिए। लेकिन जब कॉर्न को प्रोसेस करते हैं तो हम ये जो कपड़ों के ऊपर माया नहीं लगाते जिसे स्टार्च कहते हैं, वो भी निकलता है। अच्छा, अब कोई भी कंपनी जो है वो स्टार्च लेने के लिए कॉर्न की प्रोसेसिंग नहीं करेगी, तो जो स्टार्च है वो बाय प्रोडक्ट हो गया और जो ऑयल है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट होगी। जो मेजर है, अगर हम इसको डिफाइन करें ना, अक्सर तो हम इसको डिफाइन करते हैं, बाय प्रोडक्ट या तो उसकी वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, या उसकी जो है वॉल्यूम बहुत कम होता है, या दोनों बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। अच्छा, प्रोडक्शन इज नॉट इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर्स बट इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। अब रूह अफ़ज़ा वाले ये नहीं करते कि कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो हम रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स बनाएंगे, दे जस्ट प्रोड्यूस इट। ठीक है, नीचे उसने दे दी बॉटलिंग, सीमेंट, केमिकल, ये सारे प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं। कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ये थोड़ी सी जो कंपैरिजन है जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग का,
एप्लीकेशन इसकी कहाँ है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैविंग peculiar specification are produced against customer orders, जो हम लोगों ने बात की थी, जैसे टेलर मेड सूट्स होते हैं, जैसे रोल्स रॉयस वाले बनाते हैं बड़ी में, या इवन जैसे कोई भी बोइंग कंपनी जो है वो जेट्स बनाए स्पेसिफिक ऑर्डर पे। अच्छा, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? वेयर सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड or two or more standard products are produced in successive runs. Production is for stock and in anticipation of demand. Costs are associated only with the departments. ठीक है जी, एक मिनट सिर्फ। अच्छा, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? जो है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ ईच जॉब. Costs are completed job-wise at the same time to evaluate efficiency of departmental management cost and also compare. तो वो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट कैसे होती है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ जॉब, जो ही जैसे कि हम लोगों ने कहा था, एवरी जॉब इज टेकन एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट. द जॉब में itself बी सिंगल कॉस्ट यूनिट मशीन, और इट मे बी मल्टी यूनिट बैच, जो कि बैच कॉस्टिंग थी. जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, बैच कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम जो है वो एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, बेसिक कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट जॉब कॉस्टिंग में जॉब कॉस्ट शीट होती है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है. बाय द वे आप जो है वो जो जो प्रोसेस कॉस्टिंग शीट जो है, दैट इज एन आउटपुट डॉक्यूमेंट. इसकी जो कैलकुलेशन है, हाउ इट इज डन थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट, वो मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से ऑलरेडी दैट देयर. इफ यू वांट टू डू, मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि डू इट फ्रॉम देयर दैट, क्योंकि अकाउंटेंट को डेबिट क्रेडिट के थ्रू, टी अकाउंट के थ्रू पता होना चाहिए कि क्या चलता है, कैसे चलता है. ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग करेंगे वो रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें डेबिट क्रेडिट के थ्रू नहीं करेंगे. ठीक है जी। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, जॉब कॉस्टिंग में ओनली वन वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में सेपरेट वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट. Cost of operating and system, more clerical efforts are needed in job costing, क्योंकि आपने एक जॉब जो है वो that is treated as a single cost unit, जबकि process costing में cost accumulation is simple as costs are accumulated only by departments, तो ये पास ऑन होती रहती है. ठीक है जी। इस पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं. अच्छा, इसमें होता क्या है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, वाइल डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों की कॉस्ट को हम ऐड करके हम इसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. ठीक है, तो हम इस पे जाते हैं जी. अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनती है? हम इसको लिखते जाते हैं. लेट मी ओपन एन एक्सेल शीट, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, फिर मैं बाद में बीच में ऐड करता जाऊंगा जब जब जरूरत होगी. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं जी, फॉर्मेट फिल किया. 4 स्टेप्स होंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में. दोबारा कह रहा हूँ, ये दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट. ये आपको सिस्टम जनरेट करके देता है. सिस्टम में डाटा कैसे इनपुट करना है थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज अ सेपरेट लेक्चर. लेकिन आप लोगों का ये वाला जो कोर्स है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ही मांगी जाती है. ठीक है जी। अच्छा, पहले क्या है? क्वांटिटी स्केड्यूल, जो आपका पार्ट वन होता है, दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल. अच्छा, ये बताएगा आपको क्या? ये आपको बताएगा कि यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग ऑफ द कॉस्ट पीरियड, स्टार्टिंग पे कितनी स्टार्ट हुई. अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है बड़े क्लियरली. देखिए, 3 चीजें हैं ना हमारे पास: मटेरियल्स होंगे, लेबर होगी, या फैक्ट्री ओवरहेड होंगे.
अब इन तीनों में से जो मटेरियल है दैट हैज ओनली फिजिकल सब्सटेंस, मतलब वो फिजिकल होते हैं, बाकी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दे डोंट हैव फिजिकल थिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। तो जो आपकी यूनिट्स होंगी वो एक्चुअली या तो रॉ मटेरियल होगा, या फिर अगर एक जो प्रोसेस फर्स्ट की आउटपुट होगी, सेकंड की वो इनपुट होगी, उसमें भी और मटेरियल ऐड हो सकता है। और क्या होगी, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस और रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो हम बात कर रहे थे। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट्स कंप्लीटेड बट स्टिल इन डिपार्टमेंट, ये होती है पार्टली फिनिश गुड्स। अच्छा, पार्टली फिनिश गुड्स में अब दो तरह की काम आती है। ओके, वो कितने परसेंट कंप्लीट हुई है। देखें, एग्जांपल देते हैं। कंपनी ने कॉर्न 10 किलो कॉर्न स्टार्ट किया। ठीक है, 10 किलो कॉर्न स्टार्ट किया। 8 किलो कॉर्न का ऑयल निकल गया, बाकी 2 किलो अभी पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है वो कितना पड़ा हुआ है, वो पिसा हुआ पड़ा है, वो ऑयल निकल के अभी ऑयल और रिफाइन होने के लिए पड़ा है, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ये उसने यहाँ पे वो बता दिया। यूनिट लॉस इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है विच इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अक्सर आप लोगों को पता होगा, आप कपड़ा लेने जाते हैं, या लैस लैस होती है ना, जो हवातीन उस पर लगाती है कपड़ों के ऊपर, वो लेने जाते हैं। जब भी आप वो लेते हैं दुकानदार से, तो वो आप उसे लेते हैं, उसे कहते हैं 2 मीटर दे दो। तो जब वो 2 मीटर काउंट करता है, तो 2 मीटर के साथ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उतार देता है। अब वो जो उसका रोल है, वो 100 मीटर का रोल है, तो वो 100 मीटर, एग्जैक्टली 100 मीटर तो नहीं बेच सकता। वो जो थोड़ा 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 एक्स्ट्रा जा रहा है, वो तो गायब हो जाएगा। उसकी तो 99 मीटर बिकेंगे, 100 मीटर तो बिक नहीं सकेगा। तो वो कहता है नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब इसके लिए आप क्या कहते हैं, इसकी कॉस्ट को आप यूनिट की कॉस्ट पे डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा चलता है। अच्छा, तो आप इस तरह दूसरा स्टेप जो है हमारे पास, वो क्या है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। पार्ट टू में हमारे पास आ जाता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पार्ट है, मैं हमेशा रिकमेंड बच्चों को करता हूँ कि ये पार्ट आप पार्ट 4 पहले कंप्लीट कर लें, फिर पार्ट 2 की तरफ आ जाए। ठीक है, ये क्या करें, ये पार्ट जो है वो 4 कंप्लीट कर लें, फिर 2 की तरफ आ जाए। ठीक है, इसमें क्या है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को कौन क्या क्या कॉस्ट चार्ज हो रही है। उसके बाद तीसरा आता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। इसमें हम क्या दिखाते हैं, बल्कि इसको पहले लिख लेते हैं। पार्ट 3, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है। अच्छा, उससे आगे क्या आ जाता है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज भी लिख देते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे आ जाएगा जी क्या, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। इसीलिए मैं कह रहा था ये वाला जो है आप पहले कर लेंगे, क्योंकि इसका डेटा जो है वो यूज होना है जाके पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये कर लेंगे जब आप हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, लास्ट सेक्शन प्रेजेंट्स टू द मैनेजमेंट डिटेल्स कंप्यूटेशन बिहाइंड द फिगर्स कंटेनिंग 2 and 3, तो इसीलिए 4 पहले कर लेंगे, तो फिर 2 and 3 इजी हो जाएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब अ, मैं यहाँ पे लाता हूँ, एक मिनट। देखें हुआ क्या, इधर लिख लेते हैं। एक प्रोसेस था, उसमें 1000 यूनिट स्टार्ट हुई। ठीक है, जरा गौर से इसको देखिएगा। जिसमें 8000 जो है वो कंप्लीट हो गई, और 2000 जो है वो सेमी फिनिश्ड है, सेमी कंप्लीट कह लें। अब क्वेश्चन ये है
द क्वेश्चन इज कि ये जो 2000 है ये कितनी कंप्लीट है, सेमी कंप्लीट तो है लेकिन कितनी कंप्लीट है, इसकी क्या पूरे का पूरा मटेरियल लग चुका हुआ है, जो कि नॉर्मली होता है कि मटेरियल तो पूरा यूज हो गया होता है क्योंकि ये यूनिट मटेरियल की थी, लेकिन इस पे लेबर कम लगी या फैक्ट्री ओवरहेड कम कम लगे, तो वो फिर एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो आके देख के उसकी रिपोर्ट बना के देता है कि ये लेबर के हिसाब से 50% कंप्लीट है, जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से 20% कंप्लीट है, तो फिर हम उसको इक्वलेंट यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, वो 25% से या 50% से मल्टीप्लाई करके वो हम देखेंगे कैसे करना है। फिर यूनिट कॉस्ट होती है उसमें कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है वो होता है, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट वो क्या है, नॉर्मल लॉस हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, हर दफा नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी एक और मैं आपको दूंगा, लेट्स सपोज एक दूध वाला है जो कि हलवाई है, जो मिठाई बनाता है। अब वो जब दूध को उबालता है तो ऑब्वियसली 10 किलो दूध को उबालेगा तो 9 किलो रह जाएगा एवेपोरेशन होके, दैट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोसेस, यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो वो जो कॉस्टिंग करेगा वो 9 किलो दूध के हिसाब से करेगा, लेकिन अब क्या हुआ, वो 10 किलो दूध उबाला, 9 किलो तो रहना था, लेकिन गलती से गिर गया, 2 किलो दूध गिर गया, तो 2 किलो दूध रोज नहीं गिरता, वो एबनॉर्मल लॉस है, दैट शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली, दैट्स व्हाई इट इज रिटन कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इफ एनी, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग इन्वेंट्री एंड अदर कंपटीशन, ये सारी आती हैं। अभी हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसपे हम ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई कर लेंगे। ओके जी, तो अभी हम लोगों ने जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट स्टार्ट हुई है, उसमें से 8,000 कंप्लीट हो गई हैं, 2,000 सेमी कंप्लीट है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक दफा दोबारा इसको करते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसकी, आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो देखेगा कि ये कितने परसेंट कंप्लीट है। नॉर्मली मटेरियल्स के हिसाब से नॉर्मली 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो मटेरियल तो 100% डले होते हैं लेकिन नॉर्मली होता भी नहीं है, किसी की परसेंटेज भी हो सकती है। इसी तरह हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितने परसेंट कंप्लीट है, लेट्स सपोज 50% कंप्लीट है, ठीक है। और जो फैक्ट्री ओवरहेड है उनके हिसाब से भी 50% कंप्लीट है। नॉर्मली इन दोनों को मिला के ना हम कहते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 50% कंप्लीट है, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है। फिर हम इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये जो 2000 यूनिट है, अगर तो 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से ये 2000 हो गई, अगर डायरेक्ट लेबर के हिसाब से 50% कंप्लीट है तो हम क्या करेंगे, इन 2000 को 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी हम यूज करेंगे। अच्छा, ये परसेंटेज चेंज हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जो उसका होता है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो असेस क्या कर रहा है, कितने परसेंट कंप्लीट है, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियर भी होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स भी होते हैं, ठीक है जी। ओके जी, आफ्टर हैविंग सेड दैट, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक विदाउट लॉस कर लेंगे, एक विद लॉस कर लेंगे, ठीक है। मैंने आगे भी मेंशन किया है, अभी जो हम बना रहे हैं वो आउटपुट रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि सिस्टम्स ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, बट आपके कोर्स में ये है तो हम बना रहे हैं दो। इसकी जो अकाउंटिंग होती है वो मेरा ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप वहां से देख सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से, राइट। So let's read the first question without loss wala. What it says? It says cost incurred and production made by department number one of Nurani Industries Limited during the month of January 2026 के लिए are as under, डायरेक्ट मटेरियल्स लग गए, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल्स कितने के लगे हैं जी, डायरेक्ट मटेरियल्स आपके लग गए हैं डायरेक्ट मटेरियल्स आपके लग गए हैं 506,250 के, डायरेक्ट लेबर लगी है, फैक्ट्री ओवरहेड लगे हैं, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, ठीक है जी, कितनी है 75,000 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 6,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 15,000, ऑब्वियसली ये देखे ना, यूनिट स्टार्टेड 75 हुए, कंप्लीट कितने हो गए 60,000, तो बाकी की जो है वो सेमी फिनिश गुड्स है। कहते हैं यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आर 50% कंप्लीट एज टू डायरेक्ट मटेरियल्स एंड 25% टू कन्वर्टेड, यानी कन्वर्जन कॉस्ट जो है, ठीक है। अब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, कैसे बनती है जी, हमें सबसे पहले आपके एग्जाम के हवाले से देखिए, ये चार चीजें हैं ना, हमें इसे पूरा करना ही करना है। मैं एक नई चीज बोलता हूँ, नया शीट बोलता हूँ,
ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहली जो चार लाइनें चाहिए होती हैं, बाकी को हम फिर कर लेंगे। तीन को कर लेते हैं, इनको फिर हम एक्सपैंड कर लेंगे, तो थोड़ा इसको ये एक्सपैंड यहाँ पे ले जाते हैं, जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे कि तीन ही हमें कॉलम्स की जरूरत होती है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कर देते हैं फॉर्मेट। पहली चार लाइनें ऑब्वियसली जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें होती हैं। अब आपका मैनुअल पेपर है तो मैनुअल में आपको ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, पहली चार लाइनों में कौन सी कंपनी है, वो कंपनी थी, मुझे पढ़ लेने दें, नूरानी इंडस्ट्री लिमिटेड। तो विल राइट द नेम, नूरानी इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया कर क्या रहे हैं हम लोग, किस डिपार्टमेंट की बना रहे हैं, तो यहाँ पे था डिपार्टमेंट वन। तो ये आ गया डिपार्टमेंट वन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद कर क्या रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और किस मंथ की है, और ये है जी फॉर द मंथ एंडेड जनवरी, फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 31st। आगे उसने हमें इस तरह दिया तो हम इसी तरह, ये आपने हर जो है आपका क्वेश्चन है उसमें इसी तरह करना है। अब ऑब्वियसली यही नाम नहीं होंगे, नाम डिफरेंट होंगे, बाकी नीचे डिपार्टमेंट डिफरेंट होंगे और बाकी चीजें वही रहेगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये कॉलम बनाते हैं पी के आर का, पाक रुपीज, और यहाँ पे भी पी के आर बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो हम लोगों ने कहा था चार पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट है वो कौन सा है, हम लोगों ने पार्ट वन में क्वांटिटी स्केड्यूल निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी क्वांटिटी स्केड्यूल। ठीक है जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में हमारे पास क्या है कि कितनी क्वांटिटी, कितनी स्टार्ट हुई, कितनी एंड हुई। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में हम क्या करते हैं, पार्ट वन लिखने की जरूरत भी नहीं होती, चाहे ना लिखे आप, क्वांटिटी स्केड्यूल आ गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट इज फ्रॉम यूनिट। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे पीकेआर नहीं आता, तो मैं इसको फिलहाल जो है ना वो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं ना, जो भी खत्म कर देते हैं इसको हम जो है वो यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगी यूनिट स्टार्टेड। यूनिट स्टार्ट हुई, यूनिट स्टार्टेड इन द प्रोसेस। ठीक है जी, कितनी स्टार्ट हुई, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यहाँ पे लिखा 75,000। ठीक है जी, तो 75,000 हम बिल्कुल 16 कॉलम में ले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आता है, उसके बाद आता है यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यूनिट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट कितनी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई, ये हुई 60,000। तो विल राइट इट ओवर हेयर 60,000। ठीक है। अच्छा, आगे हम क्या लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है जी, वो कितनी है, ऑब्वियसली 75,000 हुई, 60,000 जो है प्रोसेस होगी, तो बाकी की 15,000। अच्छा, इसके साथ हम लिख देते थे अक्सर कि ये कितने परसेंट कंप्लीट है, उसने हमें बताया है कि ये है 50% कंप्लीट है डायरेक्ट मटेरियल से, 25% कन्वर्जन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50% मटेरियल और 25% कन्वर्जन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये 60 15 दोनों की है, तो हमारे पास ये भी 75,000 पूरी आ। ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन करना हो कर दे, इसको आपने अंडरलाइन करना हो कर दे। ठीक है, यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं चलता, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट रिपोर्ट है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा में क्या था, दूसरा था हमारे पास कॉस्ट
चार्ज टू डिपार्टमेंट। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस्ट कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब हमारे पास जो इसके कॉलम्स आएंगे उसमें हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा और यहाँ पे पर यूनिट आ जाएगा। मैंने आपको कहा था ये करने से पहले आपने क्या करना है, आपने ये करने से पहले अपना जो 4 नंबर है, 3 और 4 बेसिकली होता है लेकिन हम 4 नंबर कर लेते हैं, वो कंप्लीट करना पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ लाइनें छोड़ के इसमें कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट आ जाएगा, फिर बाद में ऐड कर लेंगे। हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज। और चौथा हमारे पास क्या होता है, द फोर्थ वन इज कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। यही कंप्यूटेशन हमें बेसिकली चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको भी कुछ लाइनें छोड़ के यहाँ पे बाद में हम ऊपर नीचे कर लेंगे। ऑब्वियसली आपके लिए, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करते करते आइडिया हो जाएगा कि कितना पार्ट आप लोगों ने छोड़ना है। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट सॉरी, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर नहीं आएगा उसमें, कंप्यूटेशन ठीक है, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। अच्छा, अब मैंने आपको कहा ये पहले आपने करना है। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में क्या होता है, हमें कुछ कॉलम्स की वैसे जरूरत नहीं होती, तो हम इसको जो है वो मर्ज कर देते हैं, जितनी भी हमें चाहिए होंगे। अच्छा, इसमें अब कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में है क्या कि है क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले तो अगर इक्विवेलेंट यूनिट है तो इक्विवेलेंट यूनिट लाजमी आती है। कब इक्विवेलेंट यूनिट आती है, जब भी हमारे पास जो है वो अनफिनिश्ड हो जाती है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आता ही आता है अगर जो है वो सेमी फिनिश्ड हो, और ऑब्वियसली वो सेमी फिनिश्ड होती है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल्स है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए उसने हमें क्या कहा है, ऊपर अगर हम देखें मैं क्या 60,000 तो देखिए कंप्लीटेड यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल भी कंप्लीट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी कंप्लीट होगा, लेबर भी कंप्लीट होगी, तो 60,000 यूनिट्स तो कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, लेकिन जो अनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, वो कितनी थी, 15,000, और वो 15,000 मटेरियल के हिसाब से 50% कंप्लीटेड थी। तो हम क्या करेंगे, हम इस 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, दैट विल बी 60,000 प्लस जो 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, वो ये हो जाएगा 7,500, आप चेक कर लीजिएगा। तो दैट मीन्स दिस इज 6,7,500। इसमें जो इक्वल ये इक्वलेंट यूनिट जो बनी है वो कितनी है, वो 6,7,500 यूनिट बनी है, बाकी की हुई नहीं। देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 60,000 तो कंप्लीट हो गई, लेकिन 15,000 50% कंप्लीट, तो वो कहता है रादर देन हर पूरी की पूरी 15,000 को 50% कंप्लीट करने के, हम उसकी इक्वलेंट यूनिट फाइंड आउट करते हैं कि कैसे। हम कहते हैं यार 15,000 में से जो आधी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आधी बनी नहीं है, कैलकुलेशन के पर्पज के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया डायरेक्ट लेबर। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर क्या है, 60,000 तो होगी डायरेक्ट लेबर के हिसाब से यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन 15,000 इनकम्प्लीट है, और उसका कंप्लीशन स्टेज क्या है, 25%, कन्वर्जन और उसके हिसाब दोनों से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, विच इज इक्वल टू 60,000 प्लस ये बन जाएगा कितना, 3, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3,750, which is equals to 6,363,7,5। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ तक आप लोगों को हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड वो भी यही है, 25% कन्वर्जन में आते हैं, तो वो सेम हमारे पास यही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है
इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से कितने कितने परसेंट हुई है। ठीक, फोर्थ स्टेप हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि यही यूज होनी है वहां पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट जो है वो यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट यूनिट हमारे पास आगे देखें आप, 10 कितने खरीदते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की, लेट्स सपोज। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं 10 कितने खरीदी, हमारा 100 रुपया लगा, तो आप 100 रुपये को 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। इधर भी यही कॉन्सेप्ट होगा, हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे या कॉस्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल्स की निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स की कैसे आएगी, दैट विल बी, हम लोगों ने ऊपर पहले स्टेप में जो लिखा था, जो टोटल कॉस्ट लगी मटेरियल की वो कितनी थी, वो थी, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन में होगा, ये देखो 506250, 506250 डिवाइडेड बाय 6750 यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह हम डायरेक्ट लेबर का भी कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट को 3 यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है जी हमारे पास, दैट विल बी, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है हमारे पास, हाउ मच, 9565, कितनी, 9565। तो हमारे पास आ गई 95625 डिवाइड बाय, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, उसमें भी हमारे पास जो है वो कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है जी उसकी, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट हमारे पास है, फैक्ट्री ओवरहेड 63750, 63750 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है जी। अब हम इन्हें कैलकुलेट भी कर लेते हैं सिंगल सिंगल करके। हमारे पास जो है वो, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी इज इक्वल टू कंट्रोल वी, यूनिट को हम पकड़, ठीक है जी, ये हमारे पास इसमें वैसे ही 7.5 आ गई। तो दिस इज हाउ मच, 7.5 रुपीज पर यूनिट। यानी डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है, एक डायरेक्ट मटेरियल की जो यूनिट यूज हो रही है उसकी 7.5 यूनिट है, 7.5 रुपीज पर यूनिट पड़ेगी। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू एंटर किया, दैट इज 1.5 रुपीज, रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और इसी तरह वी कैन कैलकुलेट इट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड एज वेल। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इक्वल एंटर, और ये आ गई 1। ठीक है जी, 1 रुपीज पर यूनिट। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक जब हम लोगों ने फोर्थ वाला कर लिया, अब हमारे लिए इजी होगा सेकंड स्टेप को करना। सेकंड स्टेप में हमारे पास है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ठीक है जी, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, टोटल और पर यूनिट लिखनी है। तो पर यूनिट तो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, कॉस्ट एडिड, क्योंकि ये पहला डिपार्टमेंट था, एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो पहला डिपार्टमेंट था, इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की आ गई, पहले यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल की 7.5 थी, ठीक है, 7.5 थी पर यूनिट, इसकी 1.5 थी, और इसकी हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 7.5, 1.5 और 1। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गई। अब ये तो पर यूनिट है, तो टोटल कैसे होगी, टोटल हम, सिंपल सी बात है, हमारे पास टोटल है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, हम टोटल को जो है वो वहां से निकलेंगे। ठीक है, टोटल कितनी कितनी है हमारे पास, दैट इज, यहाँ पे हम लोगों ने लिखी भी थी, कितनी है, 50625, 506250, 95625, 95625। ठीक है, और
63750, 63750। अगर हम इसको टोटल कर ले कि टोटल कितनी है जी, तो टोटल हमारे पास ये आ जाती है 6 प्लस 6 प्लस 2, हम एंटर किया तो ये हमारे पास ये टोटल आ गई, और ये कितनी आ गई, दैट इज 10। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। अच्छा, ये तो पहला डिपार्टमेंट था ना। अगर पहले कोई और डिपार्टमेंट हो और ये दूसरा डिपार्टमेंट हो, तो फिर ये सारा डेटा है जो कि डिपार्टमेंट ऐड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो पिछले डिपार्टमेंट से आ रही हैं चीजें वो भी होंगी। ठीक है जी, इसीलिए हम इसको जो क्लोज करते हैं, इस वाले स्टेप को, सेकंड पार्ट को, वो क्लोज किया जाता है, नीचे लिखा जाता है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, ये जितनी भी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, वो भी सेम आ जाएंगी हमारे पास, दिस वन एंड इज इक्वल टू दिस वन। अगर कोई पिछले डिपार्टमेंट की हो तो फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास दो स्टेप्स हो गए, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट हमारे पास तीन स्टेप हो गए हैं, पहला, दूसरा और चौथा हम लोगों ने कर लिया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा, में हम लोगों ने इक्वलेंसी देख लेनी, जहाँ पे हमें कंफर्म होगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है जी, वो उसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज। इसमें भी हमारे पास टोटल रुपीज की बात आ जाती है, पी के आर और पी के आर। ठीक है जी। तो अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वी स्टार्ट इट फ्रॉम कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये कितनी चीजें जो है, कितने कितने की चीजें अगले डिपार्टमेंट को गई, यानी डिपार्टमेंट 2 को गई, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। रिमेंबर, हम लोग इसमें लॉस लेके नहीं कर रहे, इसमें हम लोग सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कैसे आएगी, कितनी चीजें ट्रांसफर हुई है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, हमें पता है 60,000 कंप्लीटेड यूनिट थे, कंप्लीटेड यूनिट जो कि ट्रांसफर हुए हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपीज है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दैट टोटल विल बी, द टोटल विल बी 60,000, जो हम बाहर वाले कॉलम में लेते हैं। ठीक है जी, ये तो अगले डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अच्छा, अब हम करेंगे यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि हमारे पास 15,000 की थी। ठीक है जी, एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये कहाँ से शुरू होगा, हम लोग इसे करेंगे, सबसे पहले तीन ही चीजें हैं ना आपकी प्रोडक्ट की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल कितने के आ जाएंगे हमारे पास, अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन है। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएंगे हमारे पास 15,000 यूनिट थी जो कि अनफिनिश्ड थी, और हमें पता है वो कंप्लीट थी 50%, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 7.5, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5। ठीक है जी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 7.5, एंटर कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है, इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर, वो भी टोटल अनफिनिश्ड गुड्स 15,000 है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25% कंप्लीटेड है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट इज 1.5। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.5, एंटर कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे, विच इज अगेन हमारे पास अनफिनिश गुड्स 15,000 की, मल्टीप्लाई किया 25% से, मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि कॉस्ट की 1 की। ठीक है,
इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1, एंटर कर दिया। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई जो कि सेमी फिनिश गुड्स की है। ठीक है, ये हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स की है। अब इस सारे को हम टोटल कर देंगे। कम करता हूं मैं इन तीनों का, एंटर किया। ये हमारे पास जो सेमी फिनिश इक्विवेलेंट गुड्स है उसकी कॉस्ट आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड किया, इज इक्वल टू दिस प्लस सी सी। ठीक है जी, तो हमारे पास कॉस्ट टोटल कितनी आ गई, 600,000 है, क्योंकि 60,000 मल्टीप्लाई 600,000। ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ गई। अगर मैं इसको डबल उसमें कर दूं, डबल लाइन कर देते हैं। देखिए हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, अगर क्वेश्चन में देखें टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट नहीं से निकाली। इन सारों को जब हम लोगों ने जमा किया था, ऐड किया था, दिस वन एंड दिस वन, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आई थी, 6.6 या 0.66 मिलियन, या 6,65,625, 600,000, 665 कॉस्ट आई थी। कि हम लोगों ने जो है वो बाइफर्केशन कैसे की, 8 लाख और 6 लाख जो है वो तो अगले डिपार्टमेंट को चलेगी, जो इसी डिपार्टमेंट में रहेगी वो कितनी रहेगी, 65,625 टू इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट। और अगर इसको ऐड किया दोनों को तो हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये है कि सेकंड जो हमारे पास स्टेप है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, जो सेकंड स्टेप है इसमें जो टोटल आता है ये वाला, वो आपका जो है वो टैली होना चाहिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे थर्ड वाले से, या थर्ड के फाइनल कॉलम से। अगर सेम आ रही है तो इट मीन योर क्वेश्चन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है किसमें, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जब लॉसेज नहीं थे। ठीक है, जब लॉसेज होंगे फिर क्या होगा, फिर भी हम कर लेते हैं लॉस के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का जो है पहला क्वेश्चन है, जो कि विदाउट लॉसेज है और विद इक्विवेलेंट यूनिट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अभी हम लोगों ने जो है वो नॉर्मल लॉस के साथ किया, विदाउट नॉर्मल लॉस या विदाउट लॉस किया है, इक्विवेलेंट यूनिट विद इक्विवेलेंट यूनिट। अब हम करते हैं विद नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिपार्टमेंट 1, ड्यूरिंग द मंथ जनवरी 20 something, direct materials worth 300,000 were issued to production, 26,000 units of finished product, okay, टू मतलब 26,000 यूनिट जो है वो फिनिश हो गए। डायरेक्ट लेबर टू प्रोसेस दीज मटीरियल टोटल रुपीज 1.1 and factory overhead rupees 55,000. During the month, processing of 20,000 units were completed and these units were transferred to next department। यानी 26,000 में से 20,000 प्रोसेस हुए, 6,000 जो है वो अनफिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है। अच्छा, उसमें से वो कहता है 1,000 यूनिट्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, द लॉस इज रिगार्डेड एज नॉर्मल। All the direct materials has been issued for units in the process at the end of the month, but these units were only 40% converted। यानी मटेरियल 100% यूज हो चुका है लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से 40% कंप्लीट है। A cost of production report for the month based on above information is given below या रिक्वायर्ड। अच्छा, अब सबसे पहले जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम यही यूज करेंगे। ठीक है, कॉपी, इसमें वो चेंज हो जाएंगी हमारी, जो है डेटा चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। अच्छा, इसमें ये आसानी रह जाती है हमें कि एक्सेल में ऑब्वियसली जब आप मैन्युअली कर रहे होगे तो आपको हर चीज़ दोबारा बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, लेकिन ये जो है ये आसानी रह जाती है हमें।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो एक नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट यहीं पे इसी के साथ देख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको यही बताया कि लेट्स सपोज नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस इज द लॉस विच इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वो जब प्रोडक्शन होनी है तो नॉर्मल लॉस होना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है दूध उबलने की, तो जब दूध उबलता है तो पानी एवेपोरेट होता है तो दूध कम होता ही होता है। अब एक ऑप्शन है, आप बनाओ ही ना। ठीक है। अच्छा, अब जो एवेपोरेट हो रहा है, लेट्स सपोज आपने 10 किलो दूध लिया, 10 किलो दूध लिया, वो निकला 9 किलो। एवेपोरेट करने के बाद 9 किलो जो कि यूज होना है। अब आपने 10 किलो दूध लिया, हम इजी रखते हैं 2000 का। तो कॉस्ट पर 1 kg ऑफ मिल्क इज 2000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कितनी आ गई, दैट इज 200 पर केजी। अब आप ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कस्टमर के लिए। ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपका नॉर्मल लॉस जो कि पार्ट है, रूटीन का, प्रोडक्शन का पार्ट है, तो आप क्या करें, आप इसको रादर देन अपने लिए जो अभी हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट देखी 200 लिखने की बजाय, आप यही 2000 को 9 पे डिवाइड करें। ठीक है। और अपनी कॉस्ट को बढ़ा दें, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो आप वो रिकवर करेंगे किससे? आप वो रिकवर करेंगे अल्टीमेटली कस्टमर से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 9। तो आपकी कॉस्ट पर केजी जो है वो बनेगी 222 रादर देन 200 पर केजी। ये नॉर्मल लॉस के केस में। अब नॉर्मल लॉस के केस में वो कहता है नहीं, आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करनी कॉस्ट को, आपने उसे अलग से रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये, अब हम लोग किया क्या, हमने आगे 10 kg दिया था, 10 kg को 2000 पे डिवाइड किया था, अब 9 kg को 2000 पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किलो या केजी को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को उनको काउंट ही नहीं कर रहे, उनको निकाल रहे हैं। जो काउंट नहीं कर रहे तो बाकी की प्रोडक्शन पे ज्यादा कॉस्ट आ रही है। तो अभी हमारे पास जो हमारे वाले केस में क्या हुआ है, 26,000 यूनिट्स ट्रांसफर हो गए। ठीक है, वर इशूड नहीं, 26,000 यूनिट्स वर इशू टू प्रोडक्शन, जिसमें से 20,000 ट्रांसफर हो गए और 1,000 जो है वो नॉर्मल लॉस है। यानी हमारे पास जो बाकी बचे हैं वो 5,000 बचेंगे। तो हम लोग जो सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे 25,000 के हिसाब से, क्योंकि 1,000 तो नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो स्केड्यूल हमारा होता है, यूनिट स्टार्टेड इन द प्रोसेस, कितनी स्टार्ट हुई थी, हमें पता है 26,000 स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसमें से यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट ने कहा 20,000 है। अच्छा, सेमी फिनिश कितनी है, वो है कितनी, 5,000। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऐड होगा, लाइन ऐड होगी जिसमें हम, अच्छा वो सेमी फिनिश जो है वो कहता है, यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल हैव बीन इशूड फॉर यूनिट इन द प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ बट दीज वर ओनली 40% कन्वर्टेड। इसको हम क्या कहेंगे कि 100% कंप्लीटेड है मटेरियल के हवाले से, लेकिन जो है वो 40% कंप्लीटेड है सिर्फ कन्वर्जन के हवाले। ठीक है, यानी आपकी डायरेक्ट लेबर और जो फिक्स ओवरहेड है वो सिर्फ 20% है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक यहाँ पे आ जाएगा क्या, यूनिट लॉस इन प्रोसेस। यूनिट लॉस इन प्रोसेस वो कितनी है जी, वो है 1,000। इन टोटल जो, इन सारों का जो टोटल है वो कितना है, 26,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे, हाँ, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें, मैंने आपको कहा था आप क्या करेंगे, आप जो है वो फोर्थ पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपके लिए इजी रह जाए। ठीक है, तो हम फोर्थ को पहले कंप्लीट करते हैं। फोर्थ कैसे कंप्लीट होगा जी, फोर्थ को कंप्लीट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कितने हैं हमारे पास, वही 40,000 यूनिट्स जो है कंप्लीटेड यूनिट की, प्लस सेमी फिनिश कितनी है, 5,000, जो कि 100% कंप्लीटेड है। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 5,000 को 100% से मल्टीप्लाई किया तो मैं यूज करूँ 20,000 प्लस 5,000 विच इज इक्वल टू 25,000। ठीक है जी। अच्छा, डायरेक्ट लेबर के हवाले से, डायरेक्ट लेबर के हवाले से वो क्या कहता है, डायरेक्ट लेबर के हवाले से वो कहता है 20,000 वही
जो यूनिट कंप्लीट हुई है, लेकिन 5,000 जो सेमी फिनिश्ड है वो ओनली 40% कंप्लीट हुआ। 5,000 का 40% कितना होता है जी? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.40 विच इज इक्वल टू 2,000। ठीक है जी, तो आपके पास 2,000 एंड इट विल बी 22,000। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो डायरेक्टली, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का भी होगा। वो भी 2,000 कंप्लीट यूनिट्स है, 40% सेम हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने निकालनी है कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट। ठीक है जी, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितने के लगे, उसमें क्या 300,000 के। हम क्या करेंगे, 300,000 डिवाइडेड बाय क्या 25,000 जो कंप्लीटेड यूनिट है, एंड दैट विल बी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 300,000 डिवाइड बाय 25,000। ये आ जाएगा 12 रुपीज पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल। ठीक है, अच्छा इसके बाद डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है? डायरेक्ट लेबर लगी है हमारे पास 55,000, सॉरी 1,10,000। तो 110,000 डिवाइड बाय 22,000। ठीक है, अब यूनिट आएंगी 22,000। ठीक है, तो दिस विल बी, ये तो आ जाएगा सीधा सीधा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 5 रुपीज पर यूनिट। अच्छा इसी तरह हमारे पास जो है फैक्ट्री ओवरहेड कितने आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड आर 55,000, ये लिखा हुआ है। तो 55,000 डिवाइड बाय 22,000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 55,000 डिवाइड बाय 22,000 एंटर किया, सो दिस इज 2.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट होगी, और जो है वो नॉर्मल लॉस जैसे कि हम लोगों ने कॉस्ट इंक्लूड कर दिया। अब यही 26,000 पे डिवाइड हो रहा था, तो कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है। अब हम करेंगे जी कौन सा, दूसरा स्टेप करेंगे। ठीक है जी, दूसरा स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप कैसे होगा हमारे पास, दूसरे स्टेप में वही सिंपल है, अब तो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद भी हो जाएगा। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की अभी हम लोगों ने किया है टोटल 3 लाख की, ये 1,10,000 है, और ये 55,000 है। तो ये कितनी बन गई, 10 लाख, ये 10 इधर आ गया, तो बन गया 465,000, और यहाँ पे भी 465,000 आ गया। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी कितनी आ गई, 12, 5 और 2.5। 12, 5 और 2.5, ठीक हो गया जी। ये आ जाएगा कितना, दैट विल बी 17, 19.5, राइट। आई गेस यही होगा 19.5, ये भी आ जाएगी 19.5। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास आगे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, ये जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम लोगों ने करना है। अच्छा अब कितनी यूनिट कंप्लीट हुई जी, 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट कंप्लीट हुई हैं, और कितने उसकी कॉस्ट कितनी थी, दैट वाज 19.5। कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 19.5, एंटर किया तो मेरे पास बन गया कितना, 3,90,000। ठीक है जी, अच्छा अब वर्क इन प्रोसेस में कितनी है, वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास 5,000 यूनिट्स हैं, ये भी 5,000 है, और ये भी 5,000 है, जो कि कंप्लीट है, ये 100% कंप्लीट है। और इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जी, ये अभी यहाँ पे लिखी हुई है 12। अच्छा ये पहले कैलकुलेट करते हैं, 5,000 पूरी की पूरी होगी, और जब ये 12 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 60,000। ठीक है, अच्छा ये 40% कंप्लीटेड है। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें 40% कंप्लीटेड कितनी होती है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.40, और मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉस्ट थी इसकी, 5, मैं लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगी 10,000। ठीक है जी, ये आ जाएगी 10,000, और ये है कितना, दैट इज 5, हाँ 5 है, और ये 2.5 है, 2.5, और ये है 40।
अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, बल्कि हम यहीं पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 2.5, एंटर कर दिया तो ये हमारे पास 5000 आ गए। ठीक है जी। अच्छा, जब इनको हमने ऐड किया, कम कर दिया, एंटर किया, ये आ गया 75,000। इन दोनों को ऐड किया तो प्लस से, तो हमारे पास आंसर आ गया 465, जो कि मैच हो गया यहाँ से। ठीक है जी। तो हमारे पास अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। चौथा प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। सॉरी, ये मैं इसके ऊपर भी तो चेंज कर दूं। कौन सा है जी? कंपनी का नाम उसने नहीं दिया है, तो हम कंपनी का नाम सिर्फ कंपनी नेम लिख देते हैं, कंपनी लिमिटेड लिख देते हैं, और डिपार्टमेंट वन ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, और गारंटी है। ठीक है जी। ये आपके पास हो गया। बस इसको आप लोगों ने याद भी करना है और अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इसकी वो भी भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस मटेरियल भी भेज रहा हूँ। मस्त इसकी दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको